everyone. I am Ajita Saraswati, Assistant Professor from Chanakya College of Education. आज हम CC6 B.Ed फर्स्ट ईयर के लिए आज कुछ प्रश्नों पे हम बात करेंगे जो हर एग्जाम्स में आते हैं। और क्या प्रश्न होते हैं उससे रिलेटेड हम आज पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में। जैसे आता है प्रश्न, नारी वस्तुकरण, नारी को वस्तु क्यों समझा जाता है और इसकी अवधारणा क्या है, और नारी इसकी अवधारणा में परिणाम क्या होते हैं। जब नारी को, जब से हमारा ये देश भारत देश जो हम स्वतंत्र देश में वास करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हम यहाँ पे स्वतंत्र हैं। पर क्या नारी स्वतंत्र है? क्या नारी को समानता मिली है? तो ये नहीं मिली है। अगर नारी समान होती, पुरुष प्रधान देश क्यों होता? अगर नारी को हर तरह से समानता मिली होती, इवन शिक्षा तक, तो फिर इसे शिक्षित करने के लिए हम प्रयास क्यों करते हैं? हम पुरुषों को शिक्षित करने के लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं? ये एक गंभीर समस्या है। और ये आंकड़ा हमारे सामने कब आया? जब हमने आंकड़ा को देखा, जब हमने आंकड़ा निकाला, तो हमें ये स्पष्ट दिखाई दिया कि नारी की खुद की शक्तियों का स्वयं को पता नहीं है। तो फिर इस पे विचार किया गया और विभिन्न तरह के उसके लिए कार्यक्रम सशक्तिकरण के लिए लगाया गया। तो इसी पे हम आज चर्चा करते हैं इस प्रश्न को लेकर के कि नारी को वस्तु क्यों समझा गया, वस्तुकरण क्यों समझा गया और इसकी अवधारणा क्या है, जिसमें कुछ टॉपिक्स है। यहाँ पे पहला टॉपिक है अवधारणा में नारी का अशिक्षित होना। अभी आई ये बात, इसके पहले भी हमने बहुत सारे क्लासेस में पढ़ा कि शिक्षा क्यों जरूरी है और क्या ये शिक्षा समान है? नहीं है। तो ये जब नारी पुरुष शिक्षित होता है और नारी को अशिक्षित रखा जाता है, तो उस समय नारी का जो विकास है वो तो अवरुद्ध होता ही है, साथ ही हमारा खुद का विकास नहीं हो पाता। कहा गया है अगर एक महिला पढ़ती है तो दो कुल पढ़ जाता है, एक पुरुष पढ़ता है तो एक व्यक्ति पढ़ता है। तो आखिर ये कितना हद तक सत्य है? तो जब हम ये देखें, हम अपने परिवार, अपने घर, अपनी बहू और अपनी बेटी और उस शिक्षा के आंकड़ा को देखा हमने, तो हम क्या पाए कि ये जो नारी को जो है वो अशिक्षित होना ही सबसे बड़ा उसका दुष्परिणाम हुआ, उसके विकास का, समाज के विकास का, एक परिवार और घर के विकास का। तो वस्तुकरण समझा जाने लगा। नारी को वस्तु, उसको खरीद सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो नारी जब स्वयं शिक्षित होगी तो उसे कौन खरीद सकता है और कौन बेच सकता है, उसका उसे अंदाजा हो जाएगा। तो ये जो नारी का अशिक्षित होना, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि अगर वह खुद शिक्षित नहीं है तो खुद का मूल कैसे समझ सकती है कि उसमें कितनी निहित शक्तियां विद्यमान हैं। दूसरा है आर्थिक गुलामी। नारी को कभी भी स्वतंत्रता नहीं मिली और वह हमेशा परतंत्र थी। और वो कैसे? अगर वो कमाती है तो उसकी हर एक पैसे पे उसके परिवार का हक होता है, उसकी हर एक पैसे की जरूरत परिवार में हर व्यक्ति का होता है, हिसाब देना उसकी प्रवृत्ति में होना चाहिए। तो 2 रुपए के लिए भी वह पुरुष के सामने, चाहे वो पति रूप में हो, चाहे वो पिता रूप में हो, चाहे वो पुत्र रूप में हो, उसे अपने पति या किसी भी पुरुष व्यक्ति के सामने उसे हाथ फैलाना है। तो क्या ये आर्थिक गुलामी नहीं हुई? स्पष्टता यह आर्थिक गुलामी है। वह 1 रुपए की इच्छा के लिए अपने पुरुष वर्ग के सामने विवश है कि वह उसे उसको दे। अगला है धार्मिक रूढ़िवादिता। धार्मिक रूढ़िवादिता भी यही सपोर्ट करता है, धर्म भी यही सपोर्ट करता है कि हमें, अगर एक पतिव्रता नारी है, अगर एक सभ्य नारी है, अगर एक समाज में प्रतिष्ठित नारी है, तो वह पुरुष के अधीन है, तभी उसकी प्रधानता है। अगर वह पुरुष के अधीन नहीं है तो उसकी समानता नहीं है। तो ये धार्मिक रूढ़िवादिता है। ये रूढ़िवादिताएं हैं कि वह नारी स्वतंत्र, वह अपनी इच्छाओं को स्वयं नहीं बता सकती, उसे अपनी इच्छाओं, महत्वाकांक्षाओं को पुरुष प्रधान समाज में दबाकर रखना है।
अगला हमारा सामाजिक परतंत्रता। तो जैसे अभी हमने अशिक्षा, गुलामी, आर्थिक गुलामी, धार्मिक रूढ़िवादिता को देखा। ये सामाजिक परतंत्रता क्या है? समाज में यदि बहू नहीं बोलती, कब तक? जब तक वह नहीं बोलती तब तक वह एक संस्कारी है, एक संस्कारी बहू है। जैसे ही वह बोलना शुरू करती है, कब? जब वह एक दायरे के, एक संस्कृति के अंदर में उसको रोका जाता है, उसको अबद्ध किया जाता है। लेकिन जैसे ही वह बोल पड़ती है, असामाजिक हो जाती है। लेकिन ये जो असामाजिक बातें हैं वो कब तक, कहाँ तक, इसका भी एक दायरा होना निश्चित है। तो सामाजिक परतंत्रता, समाज से भी उसको स्वतंत्रता नहीं मिली है, समाज में भी वह स्वतंत्र नहीं है। समाज के व्यक्ति द्वारा भी उसे बार बार इंगित किया जाता है कि ये हद ही उसके लायक है, और जब तक वह किसी पुरुष के अधीन है, वह शास्त्र विदित है, समाज में प्रतिष्ठित है, तो समाज ने भी उसे उसकी प्रधानता, उसके महत्व को नहीं समझा है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए है अधिकारों के प्रति जागरूकता। अधिकारों के प्रति जागरूकता क्या समाज में या परिवार में या धर्म में या संस्कृति में क्या महिला को उसके अपने अधिकारों की स्वतंत्रता है? नहीं है। उसे खुद को नहीं पता कि उसका अधिकार क्षेत्र, घर, परिवार, समाज में कहाँ तक है। ये भी निर्णय परिवार का पुरुष प्रधान व्यक्ति ही लेता है। तो उसके अधिकार उसके जमीन, उसके जायदाद, उसके घर पे भी नहीं होता। अब लीजिए, जैसे मैके में है तो पिता का घर है, पिता की संपत्ति है, पिता की वस्तुएं हैं। ससुराल आती है तो पति का घर है, पति की वस्तुएं हैं, पति की हर कुछ पति की है, उसकी कुछ नहीं। कहाँ जाएगी नारी? तो ये बताइए कि क्या वह एक वस्तु हुई? जब तक नारी अस्तित्व में है तो पुरुष है तो ही अस्तित्व में है। जब तक नारी का अस्तित्व है कि पुरुष ने उसे आज्ञा दिया, समाज ने उसे आज्ञा दिया, उसको आर्थिक गुलामी हुई। क्यों? क्योंकि वह अशिक्षित है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसी का शक्तियां कहाँ तक है। अगला है और अंतिम है नारी द्वारा आर्थिक सेवाओं तथा व्यवसाय द्वारा आत्मनिर्भरता। क्या नारी आत्मनिर्भर बन सकती है? तो जब वह अशिक्षित है, उसे स्वयं की व्यक्तित्व के शक्तियों के बारे में स्वयं पता नहीं है, तो वो कैसे अपने अधिकारों की मांग करेगी? नहीं कर सकती है। और जैसे ही वह करती है तो निश्चित ही है वो बिना सोचे समझे ही बोलेगी। उसकी आवश्यकता को, उसकी उस बात को महत्व नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वह अशिक्षित है। और आर्थिक सेवाओं तथा व्यवसायों द्वारा आर्थिक सेवा उसे कैसे मिलेगा? यदि वह बीमार पड़ती है तो वो अपनी बीमारी को दबाने की शुरू से आदत डाली होती है। क्यों? क्योंकि उसके सामने उसकी बीमार होने का, उसके अस्वस्थ होने का, उसके किसी भी इच्छाओं को मार डालने की उसकी बचपन से ही किसी बड़ी, जो उसके पीछे की जो पूर्वज हैं वो नारियां, उन्होंने वही शिक्षा उन्हें दी है। तो इस तरह से नारी जो है वो क्या है, एक वस्तुकरण की स्थिति में आ जाती है। अब इसके जो परिणाम होते हैं तो वो क्या होते हैं? नारी एक वस्तुकरण से अब परिणाम में जो आती है वो हीन भावना जो उसके अंदर होती है, तो उसमें कुछ परिणाम निकल कर आते हैं। इससे क्या परिणाम निकलते हैं? इससे निकलते हैं समाज में वेश्यावृत्ति का प्रचलन। अभी हमने जैसे यहाँ पे पढ़ा कि सामाजिक परतंत्रता, वह परतंत्र है समाज में भी। तो समाज में वेश्यावृत्ति क्यों आता है? क्या कोई महिला किसी महिला को वैश्या बनाती है? नहीं। उसको वैश्या किसने बनाया? एक पुरुष ने बनाया। क्या महिला अपनी इच्छा से उस महिला के द्वारा आर्थिक स्थिति मजबूत करने की कोशिश की? नहीं। ये पुरुष प्रधान ही महिला को इस स्थिति में लाने की चेष्टा करता है और अंततः उसी का नाम वैश्या दिया जाता है। क्या उस पुरुष को किसी ने वैश्या कहा जिसने उसे वैश्या बनाया? नहीं, वह बिल्कुल ही छुपा हुआ है। लेकिन ये ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान देने की बात है कि एक महिला कभी महिला को वैश्या नहीं बना सकती। कहीं ना कहीं यह पुरुष ही है उसे वहां दबाकर, और इसका परिणाम निकलता है कि वह वैश्या हो जाती है। अगला है समाज में अपराध की बढ़ावा। समाज में अपराध,
आज इस समाज में महिला घर में सुरक्षित नहीं है, बाहर की तो बात छोड़िए, समाज में। और ये जो अपराध हो रहा है वह एक व्यक्ति कहाँ से आता है? समाज से ही आता है। आज लड़की घर में सुरक्षित नहीं है, ये बात क्यों निकल कर आ रही है? इसलिए कि उसके घर के अपने सगे भी उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और ये डराते और धमकाते हैं कि वो इस बात को किसी से न बोले। और सही भी है, क्योंकि अगर यदि वह बात बोलती है तो समाज में उसे हीन समझी जाती है और उसे हम प्रताड़ित करते हैं और उसे समाज में हम सही स्थिति सही रूप में नहीं देखते। तो कैसे वो समाज में फिर बोल सकती है, उस बात को कह सकती है? तो समाज में अपराध को इसी प्रकार बढ़ावा मिल रहा है, जिससे कि परिणाम ये निकल करके आ रहा है, अगर नारी को वस्तु समझा गया तो इसी तरह के परिणाम हमारे समाज में सामने आएंगे। अगला है नारी द्वारा कानून को न समझना। नारी द्वारा, यदि वो अशिक्षित है तो वो कानून कैसे समझ सकती है? वह कैसे समझ सकती है कि उसके साथ अगर किसी ने छेड़खानी की तो उसके लिए भी कुछ कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है, उसके लिए उस अपराध को दंडनीय बनाया जा सकता है। तो जब तक वो नहीं समझेगी, जब तक वो नहीं पढ़ेगी, तब तक वह शोषित होती रहेगी और समाज में उसे लोग वस्तु के रूप में ही उपयोग करेंगे, उपभोग करेंगे। और हमेशा ही आने वाले समय में भी अगर यही स्थिति रही उसकी शिक्षा को लेकर तो वह परतंत्र रहेगी। अगला है द्रव्य के रूप में नारी। ये जो लास्ट हमारा टॉपिक है, द्रव्य के रूप में नारी, ये बहुत ही अंतःकरण को शर्मसार कर देने वाली बात है। हम देखते हैं कि कहीं कहीं लड़कियों को बेच दिया जाता है, कहीं कहीं उसकी विवाह उसके उम्र के चौगुने व्यक्ति से कर दिया जाता है, कहीं कहीं तो उसको इस प्रकार शोषित किया जाता है कि अब उसको कई मर्दों कई पुरुषों के साथ संबंध बनाने पड़ते हैं। क्यों? क्या ये नारी ये वस्तु है? तो इसको ये जो वस्तुकरण का रूप है, द्रव्य के रूप में खरीदना और बेचना, दहेज देना, दहेज न देने की वजह से शादियां भी रुक जाती हैं। तो ये सब चीज जो है ये इसी अशिक्षा के कारण आता है और समाज में नारी को वस्तु समझने के कारण आता है। तो यही प्रश्न था आज का आपका। आपको वीडियो शेयर करना है बच्चों और लाइक करना है और आपके अपने इस पाठ को, इस प्रश्न को अपनी नोटबुक में नोट करना है। थैंक यू।